नमस्कार भाइयों और बहनों। आज है टाइम मैनेजमेंट का एपिसोड नंबर 3। पिछले एपिसोड में हमने 10वें सिद्धांत तक कवर किया था, जिसमें आप सबका प्यार हमें मिला, आप सबका सपोर्ट मिला, जिसके मोटिवेशन से आज हम तीसरा एपिसोड आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को हम 11वें सिद्धांत से बताएंगे टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। इस बुक के लेखक हैं सुधीर कुमार दीक्षित। पिछले 2 एपिसोड में आपने बहुत सारा प्यार दिया, आपने बहुत सारा सपोर्ट किया, तो उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आज हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 11वें सिद्धांत से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके जो भी दोस्त हैं, बुक पढ़ने के शौकीन हैं, और जो भी अपने टाइम से परेशान हैं कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, उनका टाइम पता नहीं चलता कहाँ खर्च हो जाता है, तो दोस्तों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत, कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते, यह एक कहावत है। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है, कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय का संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन न पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण यह है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तथा आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है, कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के हिसाब से काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं वे लिखते थे, क्योंकि उन्होंने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि वे हर दिन 5 पेज लिखेंगे, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसीलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर समय आपको पुरस्कार में वह वस्तु दे देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं। सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी आप चाहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये कहावत नेपोलियन हिल की है। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें, सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहावत हेनरी रॉस पेरा की है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कुशलता किसी बक्से में चीज़ों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला
बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में दुगनी चीज़ें पैक कर सकता है। इसको रिचर्ड सेसिल ने कहा है, यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, आपने निरंतर अभ्यास किया, आपने शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है ताकि आप उतने ही समय में दोगुना काम कर पाएं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत है, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपयोगों को आजमाना होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज और अधिक सक्षम बन सकें। इसके लिए आपको उस क्षेत्र में महारथियों से सलाह लेना चाहिए या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कोई पुस्तक पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट के बृहद ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है। उनका अहम यह मानने को तैयार नहीं होता कि कोई दूसरा अपने ज़्यादा सक्षम है, उनसे ज़्यादा सक्षम है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त है ज्ञान। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें, उस क्षेत्र में माहिर लोगों से सीखें, पुस्तकें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय अवश्य मिल जाएगा। ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो। इस तरह काम करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। इस कहावत को सेंट ऑगस्टिन ने कहा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला को दाल, आलू की सब्जी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। पहले वह धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगोती है, फिर दाल छौंकती है, फिर आलू की सब्जी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वह अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की। यदि वह महिला अपना गुणगान करने की बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे यह दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के क्रम को बदलना होगा। उसे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल गलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काट कर छौंक देना चाहिए, फिर आटा गूंथकर दूसरे चूल्हे पर दाल बघार देना चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्य कुशलता। उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता। दूसरों से, खास तौर पर अपने से कम क्षमता सक्षम लोगों से तुलना करने से कोई फायदा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें। इससे भी बेहतर उपाय यह है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें, यह सोच के कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उसे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ काम करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति इसी तरह कार्य करते हैं। जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे
गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। चार्ल्स शुक्ल। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं तो फिर समय बर्बाद न करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत। डेडलाइन तय करें। अगर आखिरी मिनट की डेडलाइन नहीं होती तो बहुत सारी चीजें कभी नहीं हो पाती। माइकल एस टेलर। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। डेडलाइन दरअसल पुराने जमाने में किसी जेल के चारों ओर खिंची उस लाइन को कहा जाता था जिसके आगे जाने पर कैदियों को गोली मार दी जाती थी। आजकल डेडलाइन पार करने पर आपकी जान तो नहीं ली जाती, अगर अलबत्ता आपकी प्रतिष्ठा और करियर में तरक्की के अवसर जरूर चले जाते हैं। इसीलिए डेडलाइन को गंभीरता से लें। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्यों की डेडलाइन तय करें, या सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। आखिर डेडलाइन में ऐसा क्या होता है जिससे आपकी क्षमता बढ़ जाती है और आप ज़्यादा तेजी से काम पूरा कर लेते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य होने पर हम ज़्यादा तेज काम कर सकते हैं। दूसरे, इससे आप एक योजना बनाते हैं और उस पर चलने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। तीसरे, डेडलाइन उस काम पर आपके दिमाग को केंद्रित रखती है जिससे आप उसे समय सीमा के पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। आपने खुद अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपको डेडलाइन दे दी जाती है कि यह काम अमुक समय तक हो जाना चाहिए, तो आपकी हर इंद्रिय सक्रिय हो जाती हैं। आपके भीतर एड्रेनलिन का स्राव हो जाता है और आपका आलस भाग जाता है। आप सक्रिय हो जाते हैं और पूरा ध्यान केंद्रित करके काम में जुट जाते हैं। आप जानते हैं कि अगर वह काम समय पर नहीं निपटा तो आफत हो जाएगी। इसीलिए आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, कम सोते हैं, कम समय बर्बाद करते हैं और आखिरकार उस काम को समय पर पूरा कर देते हैं। केवल वही युद्ध मूल्यवान होता है जो इंसान अपने साथ करता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसे एक उदाहरण से समझें। मान लें सामान्य स्थिति में आप 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन अगर कोई खूंखार कुत्ता आपका पीछा कर रहा हो तो आप कितनी तेजी से भागेंगे? जाहिर है आप 6 मिनट में कुछ समय में 1 किलोमीटर ही दूरी पूरी कर लेंगे। आपके पीछे खूंखार कुत्ता जो है, डेडलाइन को भी पूरा ही खूंखार कुत्ता माने, जो आपसे ज़्यादा तेजी से काम करा लेती है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 13वां सिद्धांत है, डेडलाइन तय करें। मेरा एक मित्र पुस्तकों का संपादन करता है। अगर उसे बिना किसी डेडलाइन के पुस्तक के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो काम 1.5 महीने में पूरा होता है, लेकिन अगर उसे 7 दिन की डेडलाइन दे दी जाए तो वह उसे 10 दिन में भी पूरा कर देता है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि महत्वपूर्ण क्षमता नहीं है, महत्वपूर्ण तो डेडलाइन है। दरअसल उसमें वह काम 10 दिन में पूरा करने की क्षमता है, लेकिन वह इसे 1.5 महीने में इसीलिए पूरा करता है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। बात क्षमता की नहीं, समर्पण और लगन की है। बीमा कंपनियां डेडलाइन के हथकंडे को बखूबी आजमाती हैं। वे विज्ञापन देती हैं कि अमूक बीमा योजना 1 महीने बाद बंद हो जाएगी। अगर इसका लाभ लेना है तो तत्काल पॉलिसी ले लें। कार कंपनियां भी डेडलाइन का महत्व पहचानते हुए विज्ञापन देती हैं कि अमूक तारीख से कीमतें बढ़ने वाली हैं। अगर अभी कार खरीद लोगे तो फायदे में रहोगे। ग्राहक अपने फायदे को देखते हुए बीमा पॉलिसी या कार खरीद लेता है।
इस तरह से देखते हैं कि डेडलाइन सिर्फ काम करने का ही नहीं, सामान बेचने का भी अनोखा पैंतरा है। जब आप ग्राहक को बता देते हैं कि अमुक तारीख डेडलाइन है, तो वह उस तारीख तक निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। वरना आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि ग्राहक से निर्णय करवाना आसान नहीं होता। अगर डेडलाइन ना दी जाए तो शायद वह जिंदगी भर निर्णय ही नहीं ले पाएगा। अमर होने से उन व्यक्ति को क्या लाभ जो अपने आधे घंटे का इस्तेमाल भी अच्छी तरह नहीं कर सकता। रैल्फ वाल्डो एमर्सन। कुछ लोग यह मानते हैं कि डेडलाइन से काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। उनकी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आखिरी मिनट पर काम शुरू किया जाए। दूसरी ओर अगर डेडलाइन के आधार पर पहले से ही योजना बना ली जाए तो काम की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। मान लें कोई सेल्समैन 100 सौदे करने के लिए 1 महीने की डेडलाइन बनाता है। अब अगर 25 दिन बर्बाद करने के बाद जाकर उसे होश आता है और वह काम में जुटता है तो उसे हर दिन 20 सौदे करने होंगे, जो बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी ओर अगर वह महीने के पहले दिन से ही इस काम में जुट जाए तो उसे हर दिन केवल 4-5 सौदे करने होंगे, जो तुलनात्मक रूप से आसान है। तो डेडलाइन के महत्व को पहचानें और इसका उपयोग करके अपनी क्षमता व गति को बढ़ा लें। जो सबसे ज़्यादा जानता है वह बर्बाद समय के लिए सबसे ज़्यादा दुखी होता है। दांते। समय भी धन जैसा होता है, या हमारे पास जितना कम होता है हम इसका उतना इस्तेमाल उतनी ही ज़्यादा किफ़ायती से करते हैं। जॉस ब्लिंक्स। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 14वां सिद्धांत। समय खरीदना सीखें। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। चीनी सूक्ति, चीनी कहावत। आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने में भी की ज़्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। इस तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्याय में प्रारंभ में दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 14वें सिद्धांत का पालन करें। समय खरीदना सीखें। देखिए, खंड 1 में आप यह पता लगा चुके हैं कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। उस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपये था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसके लिए आने जाने और लाइन में खड़े होने में 1.5 घंटे का समय लग सकता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य है 150 रुपये। इसीलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है
तो आपको खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती हैं। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती हैं और अपना कीमती समय बेचती हैं। कहावत समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलेगा, धन ही समय है। जॉर्ज रॉबर्ट गिशिंग। यह डेलीगेटिंग का काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेटिंग में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं, जबकि समय खरीदते समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और सामने वाला आपको 1 घंटे का काम 10 रुपये में कर रहा है, तो समझदारी इसी में है कि आप उससे वह काम करवा लें, ताकि आप उस बचे हुए समय में ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान काम कर सकें। 19वीं सदी के मशहूर प्रकृति विज्ञानी लुइस अगासी को नियमित रूप से भाषण देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार वे कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास समय नहीं था। ऐसे में जब एक आयोजक ने उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आयोजक ने जोर देते हुए कहा कि भाषण के बदले में वह उन्हें पैसे देगा। यह सुनकर अगासी आग बबूला हो गए और बोले, पैसे का लालच मुझे नहीं डिगा सकता। मैं पैसे कमाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। आप इस पृथ्वी के एकमात्र व्यक्ति हैं जो अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिग जिगलर। आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वे हर काम खुद करना चाहते हैं। कंजूस लोगों को भी इससे ज़्यादा समस्या आती है। वे पैसे बचाने के चक्कर में खुद ही छोटे छोटे काम करना चाहते हैं, भले ही इस चक्कर में उनके बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम न हो पाएं। इसका एक रोचक उदाहरण देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते और महिलाएं घंटों तक मोल भाव करती हैं? वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में होती हैं। एक बार फिर वही हिसाब लगा लें। अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपये कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप दरअसल घाटे में रहते हैं। वास्तव में आपको 20 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि 80 रुपये का नुकसान हुआ। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। जिम रॉन। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। हमारी दुविधा समय की कमी से ज़्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, और वे कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे। चार्ल्स ई हमेल। समय के मामले में हम सभी के पास विकल्प होता है। हम चाहें तो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका सदुपयोग कर सकते हैं। हम चाहे तो वर्तमान पल में मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहें तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बना सकते हैं। हम चाहें तो आलस में आकर न्यूनतम काम करके अधिकतर आराम कर सकते हैं। हम चाहें तो कर्मठता से अधिकतम काम करके अपने समय का निवेश कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय का निवेश करता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती हैं, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करते हैं। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी ये सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज़्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, इसीलिए वह टीवी न देखकर पढ़ाई में जुट जाता है। कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास में गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता रहता है।
दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता है। दूसरा कर्मचारी कैरियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेता है। अब आप ही बताएं कि इन उदाहरणों में ज़्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का? निर्विवाद रूप से दूसरे व्यक्ति का भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। कारण स्पष्ट है, हर उदाहरण में पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां सिद्धांत है, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। इसका एक उदाहरण देखें। एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंधन संभालना चाहती है। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा। उन्हें उम्मीद थी कि वे 1-2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे, लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिमाही या अगली साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालिक भविष्य के बारे में सोच रही थी। जब आप शहद की तलाश में जाते हैं तो आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि मधुमक्खियां आपको काटेंगी। केनेथ कांडा। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है। मुकेश अंबानी के पास भी और छगन लाल के पास भी। अहम सवाल तो यह है कि आप उस समय में क्या करने का विकल्प चुनते हैं। यह इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना महत्वपूर्ण है, इसीलिए वह 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे के लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वह 10 घंटे पढ़ता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख की खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता है रहता है, जबकि दूसरे सेल्समैन भविष्य के लिए दीर्घकालिक आनंद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वह वर्तमान समय का जमकर दोहन करता है। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, वर्तमान क्षणिक आनंद या भावी दीर्घकालिक सुख का। कल के सभी फूल आज के बीजों से ही पैदा होंगे, यह चीनी कहावत है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत। निश्चित समय पर काम करें। महान संगीतज्ञ प्रेरित होने के कारण काम करने नहीं बैठता, वह तो काम करते समय ही प्रेरित होता है। बीथोवन, वैगनर, बाख और मोटार्ट हर दिन उतनी ही नियमितता से काम करने बैठते थे जितनी नियमितता से कोई अकाउंटेंट हर दिन हिसाब किताब मिलाने के लिए बैठता है। प्रेरणा का इंतजार करने में उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। अर्नेस्ट न्यूमैन। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसके चाबी भरनी होती है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट समय के बड़े पाबंदे थे। वे हर शाम को 3:30 बजे घूमने जाते थे और इसमें 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता था। उनकी समय की पाबंदी से उनके पड़ोसियों को यह लाभ होता था कि वे इससे अपनी घड़ी मिला सकते थे। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो यह उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। अगर आप सुबह ठीक 6 बजे घूमने जाते हैं तो शरीर इसके लिए पूरी तरह तैयार होता है और
आलस कम आता है। दूसरी ओर अगर घूमने का कोई निश्चित समय नहीं है तो आप आसानी से आलस के शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर अप्रिय कामों के लिए यह आदत बड़ी कारगर होती है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसका निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको सेल्स में कोल्ड कॉल करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। अगर आपको व्यायाम करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय कर लें। हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। इसीलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत है, निश्चित समय पर काम करें। प्रतिभाशाली व्यक्ति वह है जो अनिवार्य बिंदु को लगातार देखता रहता है और बाकी सबको अनावश्यक मानकर छोड़ देता है। कार्यालय। निश्चित समय पर महत्वपूर्ण काम करने की आदत डालने के कई फायदे हैं। पहला तो यह कि आपको वह काम करने में आलस नहीं आता है और आप आदतन बिना सोचे समझे उसे करने में जुट जाते हैं। दूसरे, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरा, आपको उसमें आनंद आने लगता है जिससे काम सरल हो जाता है। चौथे, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी या ज़्यादा अच्छी तरह से करने की तरीके खोज लेते हैं। पांचवा, जब आप नियमितता से एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। फ्रांसिस बेकन।